लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बहुत सारे लोग विश्लेषण करने के लिए कह रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आखिरकार जुनैद हाशमी गुम कहां हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी बड़ी जीत हुई है, इस जीत के बाद इस जीत के ऊपर आपका क्या कहना है। ट्रैवल कर रहा था और इस सफर के दौरान मौका नहीं मिला कि इस जीत के ऊपर बात की जा सके, तो आज मौका मिला है। तो आइए, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने जो जीत हासिल की है, उस जीत को किस तरीके से देखा जाए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, बाकी एनालिसिस बाद में, ये आपको याद भी होगा कि इससे पहले भी लगभग 1.5 महीना पहले मैंने आपको कहा था कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, कि हमने एक सर्वे करवाया, वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है, उसके रिजल्ट नतीजे अब मेरे पास हैं, वो भी 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने आपको तब कहा था कि उन नतीजों के बिल्कुल, वो जो सर्वे हमने कराया है, जो उसमें से तस्वीर निकल के आ रही है, उससे साफ हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में और मजबूत होगी। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के नतीजों के बाद एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने इन चुनाव के नतीजों को लेकर यह कहा कि इससे समझ आ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास लोगों का समर्थन नहीं है, इसीलिए वो असेंबली के चुनाव से घबरा रहे हैं। वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव तक यहां पर नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तस्वीर ठीक नहीं है। और ये बात एक तरह से सही भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं, वो एलएचडीसी के इन चुनाव से साफ हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलएचडीसी करगिल के चुनाव में 12 सीटें लेकर जीत हासिल दर्ज कराई है। कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज कराई। 22 सीटें इस कोलिशन के पास हैं और 22 सीटों का होने का मतलब यह है कि अब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। यह बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इससे ये कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 जगह पर अपनी जीत दर्ज कराई है और इसमें 2 इंडिपेंडेंट भी जीत कर आए हैं। अगर मैं 2018 की बात करूं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 1 काउंसलर अपने मैंडेट पर जीता हुआ काउंसलर था और 2 लोग जो पहले पीडीपी में थे, उन्होंने पीडीपी छोड़ी थी और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। उससे बीजेपी का नंबर 3 हो गया था। अब इन चुनावों के जो नतीजे आए, इनमें 2 खास बातें। पहली बात तो ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2013 के मुकाबले में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 2013 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 8 काउंसलर थे, 2018 में 2 काउंसलर बढ़े, 10 काउंसलर हुए और अब 2023 में उनके पास 12 काउंसलर हैं। यानी 8 से 12 तक पहुंचने का मतलब यह हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करगिल में खुद को मजबूत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल में कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। यानी 4 सीटों का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2013 के मुकाबले में हुआ है। अब अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 8 सीटें 2018 में जीती थी, कांग्रेस के पास 10 सीटें 2013 में थी और वापस अब 2023 में 10 ही सीटें दोबारा से कांग्रेस के पास हैं। तो मतलब कांग्रेस को ना तो कोई फायदा हुआ है ना ही कोई नुकसान हुआ है। हां, अगर 2018 के मुकाबले में बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन पिछले 15 साल के क्रम को अगर देखा जाए तो कांग्रेस को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ये भी जो 2023 में 10 कांग्रेस को सीटें मिली हैं, इसमें भी 2 लोग ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्ड होल्डर थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे, जिन्हें मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं मिला। उन्होंने कांग्रेस से मैंडेट लिया, चुनाव लड़ा, जीते। और अब जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक संभवतः यह भी, अगर कल कांग्रेस अड़ जाती है कि हमको पहली बारी चाहिए, तो ये 2 लोग कांग्रेस से इस्तीफा देकर इंडिपेंडेंट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे सकते हैं। मतलब यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी बहुमत वाली लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बन सकती है, इसकी संभावनाएं हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 12 लोगों के साथ अगर 2 इंडिपेंडेंट ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ खिसका लेती है तो उन्हें
इस 26 मेंबर वाली काउंसिल में उन्हें किसी साथी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हुआ था, उस प्री पोल अलायंस के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है वो अलायंस में रहेंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 साल का टर्म होगा, मगर 2.5 साल होगा नहीं होगा, 2024 के बाद परिस्थितियां क्या होंगी वो एक अलग बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक और संभावना जो बनती है वो ये बनती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो 12 लोग हैं, इन 12 लोगों के साथ 2 इंडिपेंडेंट जुड़ जाएं, और जैसे मैंने आपको कहा कि 2 लोग जो कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जो अब कांग्रेसी हो चुके हैं, अगर वो वापस आते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना बहुमत लगभग 16 के करीब करीब हो जाएगा। तो उसमें नॉमिनेशन के 4 लोगों, नॉमिनेटेड 4 लोगों के आने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। आगे बात करते। अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी इनकम्बेंसी का सामना था करगिल में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है लगातार करगिल में। अगर आप पिछले 15 सालों में देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर समय यहां पर सत्ता में रही है। 2018 के चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन थी। वो कोलिशन 2019 में मई में जब चुनाव हुए लोकसभा के चुनावों के बाद कुछ आंतरिक मतभेद हुए, उन मतभेदों के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फौरन कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था तो 2 पीडीपी के लोग और 5 इंडिपेंडेंट, इनके साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काउंसिल को आगे चलाया। लेकिन जैसे काउंसिल थोड़ी सी आगे चली तो 5 अगस्त 2019 के बाद ये 2 लोग जो पीडीपी में थे, ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब ये बीजेपी में चले गए तो उस वक्त बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने मुद्दों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है। उसके बाद ये 2 लोग जो बीजेपी के हैं और अपना एक प्रत्याशी जो बीजेपी के मैंडेट पर जीता था, इन 3 लोगों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहा तब तक जब तक काउंसिल के चुनावों की घोषणा नहीं की गई। तो इसका मतलब यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिलकर एलएएचडीसी करगिल की काउंसिल चला रही थी। सत्ता से बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में वापस आई है, और जो वापसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजबूत स्थिति में वापसी की है। 12 सीटें अपनी हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे सकते हैं, संभावना है। 16 लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी अलायंस पार्टनर की फिलहाल जरूरत नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा के साथ करगिल में या अन्य राज्य के किसी भी जगह पर जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भारी पलायन हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। करगिल में भी स्थिति यही है। जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो पार्टी का समर्थन अच्छे खासे दमखम के साथ कर रहे हैं। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि बीजेपी के साथ काउंसिल चलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसका भी कोई असर वोटर पर नहीं पड़ा। उसके बावजूद लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों का बहुमत लेकर आई है। और जैसे मैंने आपको कहा, 2 लोग वो जो कांग्रेस में, अगर उन सबको मिलाते हैं आप तो लगभग 16 के करीब करीब। और मैं ये भी देख रहा था कि 1-2 जगह पर जहां बीजेपी की जीत हुई है, वहां अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में लड़ते तो शायद बीजेपी को वो सीटें जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है, नंबर 1 कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इट्स वे अप है। यानी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव इस बात की, देखिए बहुत सारे लोग हो सकता है कहेंगे भी छोटा सा चुनाव है, इससे आपने कैसे एनालाइज कर लिया। चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। एलएएचडीसी करगिल में और खासतौर पर लद्दाख में जिस तरीके से बीजेपी ने इन्वेस्ट किया 5 अगस्त 2019 के बाद, और जितना गंभीर पार्टी का नेतृत्व इन दोनों इलाकों को लेकर था, उसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल, जब भी आप पूछते कहां है करगिल, जब भी आप पूछते लद्दाख,
तो यानी काफी समय पार्टी के संगठन महामंत्री ने अगर इतने बड़े इस इलाके को दिया है, उसके बावजूद अगर पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो इसका मतलब यह है कि जिस वोट बैंक की तलाश में बीजेपी लद्दाख, लेह और करगिल गई है, उसमें से एक इलाके का वोट बैंक तो कतई भी बीजेपी के साथ नहीं है। यानी केवल एक सीट जीतना और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा केवल 2 सीटें जीतना, और 2 सीटें जीतने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि जो पलायन करके पार्टी में गए थे, हाजी अनायत अली, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, चुनाव हार गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनालाइज करने की जरूरत है कि आपका वोटर कहां पर है, एनालाइज करने की जरूरत है कि आप कहां पर जीत सकते हैं, एनालाइज करने की जरूरत यह है कि क्या वजह है कि आपकी पकड़ नहीं बन पा रही। इन तमाम चीजों पर मंथन करने की जरूरत है। लीडरशिप ये नहीं होती कि आप कहीं से भी उठा के 4 लोग अपनी पार्टी में भर दें और आप कहें जी ये हमारे लीडर हो गए। लीडर वो है जो आम जनता के बीच में है, आम जनमानस के बीच में है। लीडर वो नहीं जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। लीडर वो नहीं जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई तमाशा कर रहा है, कभी गाड़ी के आगे भाग रहा है, कभी गाड़ी के पीछे भाग रहा है। लीडर वो नहीं। लीडर वो है जो आम जनता के बीच में है, जिसको आम जनता गंभीरता के साथ देखती है, सीरियसनेस के साथ देखती है। लीडर वो नहीं जिसके ऊपर आरोप लगे, लीडर वो नहीं जिनके ऊपर एफआईआर लगे। लीडर कतई भी वो नहीं हो सकते। मैंने आपको कहा कि लीडरों के ऊपर एफआईआर लगती हैं लड़ाई झगड़े की, लीडरों के ऊपर एफआईआर लगती है कि उन्होंने कहीं प्रोटेस्ट, कहीं धरना, किसी जगह इस तरह का कुछ किया। लेकिन जिन मामलों में अभी तक कुछ मामलों में लिप्त बीजेपी के नेता कश्मीर घाटी के पाए गए हैं, वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करता है कि पार्टी को इन तमाम मामलों का संज्ञान लेना होगा और समझना होगा कि वोटर आखिरकार जम्मू कश्मीर में चाहता क्या है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अगर पार्टी के पास करगिल में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह कहकर कि जी वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती आई है, कांग्रेस जीतती आई है, ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका है, फिर तो जम्मू में भी कांग्रेस जीतती आई थी, फिर तो जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, फिर तो श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है, इसी तरीके से अन्य कई, फिर तो पूरे देश में एक समय सिर्फ कांग्रेस जीतती थी। लेकिन अगर परिवर्तन आया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर, जैसे हमने कहा कि हमने भी जो एक सर्वे कराया है वो भी इसी ओर इशारा करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई है बजाय कमजोर होने के। और जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी का स्ट्रक्चर आपको जम्मू संभाग में कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, ये संभावनाएं बन रही हैं और आने वाले कन में ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि एलएचडीसी करगिल को लेकर क्योंकि जानकारी दिल्ली में और बाकी सब जगह पर जो बड़े पत्रकार हैं उनके पास सीमित है और वो लोग छोटे से कोई बात हो जाए तो उस पर हंगामे करना शुरू कर देते हैं। अभी बात तो लिमिटेड एलएचडीसी करगिल तक है। कल जब आप जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव कराएंगे वहां कोई झटका लगा, कल जब पंचायत के चुनाव कराएंगे वहां तस्वीर इसी तरह की आई और असेंबली के चुनाव कराए तो वहां तस्वीर और भयंकर आ गई। तो वो जो 5 अगस्त 2019 के बाद का नैरेटिव है, उस नैरेटिव पर भी पूरे देश भर में फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये बात। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऐसा संगठन है जिस संगठन के पास कार्यकर्ता आज भी है। हालांकि संगठन कश्मीर में भी कमजोर हुआ है, जम्मू संभाग में भी कमजोर हुआ, तो जम्मू संभाग में बहुत बुरे तरीके से कमजोर हुआ है। लेकिन एलएचडीसी करगिल में जो जीत हासिल की है वो जरूर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगी, वो जरूर उन निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ खींच कर ले जा सकती है। वो जरूर उन कार्यकर्ताओं को जो आज भी असमंजस की स्थिति में है, बीजेपी कांग्रेस, वो हो सकता है उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ले जाए और वो कार्यकर्ता जो डिमोरलाइज था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उससे दोबारा से कार्यकर्ता को जिंदा करने में मददगार साबित हो सकती है ये जीत। क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको प्ले अप किया कि जीत के फौरन बाद खुद अगर उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी इस जीत का महत्व समझते हैं और महत्व समझते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने धन्यवाद किया करगिल के लोगों का कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। मगर दूसरी तरफ ये इशारा भी किया कि ये जो जीत है ये साफ तौर पर ये दर्शाती है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आज भी जुड़े हुए। बात उमर अब्दुल्ला ने करी। अब देखना यह है कि कितनी गंभीरता के साथ इस करगिल के नतीजे के बाद कितने गंभीरता के साथ चिंतन मंथन बीजेपी में
होता है इस बात को लेकर कि आखिरकार जो हम दावा कर रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना अंतर, ये एक तो ये देखना होगा। दूसरा ये कि जीतने के बाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी आप यूं समझिए कि असमंजस वाली स्थिति है। कांग्रेस से अलायंस में भागी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2019 के चुनाव के बाद, अब दोबारा से अलायंस होने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में ही थी, सत्ता में रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 काउंसलर जीते हैं। कांग्रेस को अब यह देखना है कि क्या 10 सीटों के साथ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केवल इसलिए अलायंस करें क्योंकि उनको सत्ता में रहना है, या वो 10 काउंसलर जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब अलायंस करे तो अलायंस करते समय क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर या सीईसी की जो कुर्सी है वो फिलहाल पहले 2.5 साल के लिए हमको दे दें, अगले 2.5 साल के लिए आप रख लें। लेकिन जो सुनने में आया है वो यह आया है कि ऑलरेडी एक प्री पोल अलायंस हुआ है और उस अलायंस में ऑलरेडी ये बातें तय हो चुकी हैं। बहरहाल फिलहाल खबर यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के एलएचडीसी के चुनाव के बाद उत्साहित है, कांग्रेस में भी उत्साह नजर आ रहा है, और एक बात साफ तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर से सुनने को आ रही है वो ये है कि माहौल इस तरह का जम्मू कश्मीर में बनने लगा है जिस माहौल में विपक्ष खुद को मजबूत देखने लगा है, और विपक्ष को लगता है कि हम इतने मजबूत हैं कि अगर कल चुनाव हो जाएं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना ही होगा कि बीजेपी का नेतृत्व करता क्या है, और यह भी देखना होगा कि एलएएचडीसी करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन कब तक चलती है।